पिछले सेक्शन की तरह एक्सप्लिसिट एसआई एमडी इंट्रिंसिक्स लिखना एक सुपर पावर होने जैसा महसूस होता है। आपके पास वेक्टर रजिस्टर्स, हार्डवेयर एफएमए पाइपलाइंस और बाइट लेवल मेमोरी अलाइनमेंट पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो सैकड़ों लाइनों के हैंडक्राफ्टेड MM256 या MM512 इंट्रिंसिक्स लिखना बहुत जल्दी एक मेंटेनेंस नाइटमेयर बन सकता है। इंट्रिंसिक्स आपके हाई लेवल बिजनेस लॉजिक को पॉल्यूट करते हैं, आपके कोडबेस को एक स्पेसिफिक CPU आर्किटेक्चर जैसे x86 वर्सेस ARM वर्सेस RISC-V से मजबूती से बांध देते हैं, और हर बार जब कोई नया इंस्ट्रक्शन सेट एक्सटेंशन आता है तो मैनुअल रीराइट एफर्ट्स की जरूरत होती है। क्या हो अगर आप क्लीन, एलिगेंट, स्टैंडर्ड C++ कोड लिख सकें और कंपाइलर आपके लूप्स को ऑटोमेटिकली ब्लेजिंग फास्ट वेक्टर असेंबली में ट्रांसफॉर्म कर दे। इस मैजिक को ऑटो वेक्टराइजेशन कहा जाता है। GCC, क्लैंग और MSVC जैसे मॉडर्न कंपाइलर्स में सोफिस्टिकेटेड वेक्टराइजर ऑप्टिमाइजेशन पासेज होते हैं, जिन्हें आपके लूप्स को स्कैन करने, ये प्रूव करने कि वेक्टर एग्जीक्यूशन मैथमेटिकली स्केलर एग्जीक्यूशन के इक्विवेलेंट है, और ऑटोमेटिकली हाई थ्रूपुट SIMD इंस्ट्रक्शंस एमिट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि कंपाइलर्स हद से ज्यादा कॉशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। अगर कंपाइलर को थोड़ी सी भी एम्बिग्यूटी का हिंट मिलता है, जैसे कि दो पॉइंटर्स जो मेमोरी में ओवरलैप हो सकते हैं, या फ्लोटिंग पॉइंट मैथ जो राउंडिंग रिजल्ट्स को बदल सकता है, तो यह तुरंत वेक्टराइजेशन को अबॉर्ट कर देगा और सेफ स्केलर कोड पर फॉल बैक कर जाएगा। इस सेक्शन में हम एक कंपाइलर इंजीनियर के रोल में आएंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कंपाइलर वेक्टराइजर्स क्यों फेल होते हैं, सीखेंगे कि C++ अलाइनमेंट एट्रीब्यूट्स और प्रैग्मास का यूज करके एक्सप्लिसिट कोड कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे एस्टेब्लिश किए जाएं, कंपाइलर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स को इंस्पेक्ट करेंगे, और असेंबली लेवल पर हमारे ऑटो वेक्टराइज्ड कोड को वेरीफाई करेंगे। सेक्शन ब्रेक। अंडर द हुड कंपाइलर वेक्टराइजर्स कैसे सोचते हैं। एक C++ कंपाइलर से अपने लिए वेक्टर कोड जनरेट कराने के लिए आपको यह समझना होगा कि इसकी इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन पाइपलाइन कैसे काम करती है। जब आप GCC या क्लैंग को -O3 जैसे ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स पास करते हैं, तो कंपाइलर टारगेट असेंबली एमिट करने से पहले आपके C++ लूप को एक इंटरनल एनालिसिस पाइपलाइन से गुजारता है। यह डायग्राम लूप वेक्टराइजेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है। यह एक स्टैंडर्ड स्केलर लूप लेकर और इसके बाउंड्स और काउंटर्स को नॉर्मलाइज करके शुरू होता है। इसके बाद ये रीड आफ्टर राइट डेटा हैजर्ड को चेक करने के लिए एक डिपेंडेंसी ग्राफ एनालिसिस परफॉर्म करता है। फिर ये एक कॉस्ट मॉडल और सेफ्टी चेक का यूज करके लूप को इवैल्यूएट करता है, ताकि यह डिटरमाइन किया जा सके कि क्या वेक्टराइजेशन सेफ और एफिशिएंट है। अगर चेक पास हो जाता है तो पाइपलाइन पैक्ड SIMD इंस्ट्रक्शंस का यूज करके वेक्टराइज्ड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जनरेट करती है। अगर चेक फेल हो जाता है तो ये स्टैंडर्ड स्केलर एग्जीक्यूशन कोड जनरेट करने पर फॉल बैक करता है। लूप कैनोनिकलाइजेशन कंपाइलर लूप स्ट्रक्चर्स को सिंप्लीफाई करता है, काउंटेड लूप्स को एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसमें एक क्लियर स्टार्ट बाउंड, स्टॉप बाउंड और यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट स्टेप होता है। फॉर एग्जांपल I++ डिपेंडेंसी ग्राफ एनालिसिस। कंपाइलर लूप बॉडी के अंदर हर मेमोरी लोड और स्टोर को चेक करता है। यह मेमोरी डिपेंडेंसीज का एक ग्राफ बनाता है, ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि इटरेशन I+1 को इटरेशन I के साथ साइमल्टेनियसली प्रोसेस करने से इनकरेक्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। कॉस्ट मॉडल इवैल्यूएशन कंपाइलर हार्डवेयर स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछता है। क्या वेक्टर रजिस्टर्स को लोड और स्टोर करने से टारगेट CPU आर्किटेक्चर पर यह कोड एक्चुअली स्पीड अप होगा, या मेमोरी शफल ओवरहेड वेक्टरलाइजेशन को स्केलर कोड से स्लोअर बना देगा। कोड जनरेशन अगर कॉस्ट मॉडल्स और सेफ्टी चेक पास हो जाते हैं तो लूप को SIMD इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन IR में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, जो वेक्टर असेंबली बन जाता है। अगर सेफ्टी चेक 1% के एक फ्रैक्शन से भी फेल हो जाता है तो कंपाइलर स्टैंडर्ड स्केलर लूप्स पर डिफॉल्ट हो जाता है। कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन का फंडामेंटल रूल है द एज इफ रूल। कंपाइलर कोई भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है जो वह चाहे, बशर्ते प्रोग्राम का ऑब्जर्वेबल बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही रहे जैसे कि इसे एग्जैक्ट लिटरल C++ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया गया हो। क्योंकि कंपाइलर को स्पीड से ज्यादा करेक्टनेस को प्रायोरिटी देनी होती है, इसलिए यह हाइपर कंजर्वेटिव होता है। एक परफॉर्मेंस इंजीनियर के रूप में आपका जॉब कंपाइलर को एक्सप्लिसिट गारंटीज प्रोवाइड करना है, ताकि यह आपके कोड को वेक्टराइज करने में
कंप्लीटली सेफ फील करे। सेक्शन ब्रेक। ऑटो वेक्टरलाइजेशन के 4 ग्रेट रोड ब्लॉक्स। कंपाइलर रूटीनली सीमिंगली सिंपल C++ लूप्स को वेक्टराइज करने से रिफ्यूज क्यों कर देता है? 10 में से 9 टाइम्स ये 4 मेजर ऑब्स्टेकल्स पर आकर टिक जाता है। नंबर 1, पॉइंटर एलियासिंग, द अल्टीमेट वेक्टरलाइजेशन किलर। इस स्ट्रेट फॉरवर्ड वेक्टर एडिशन फंक्शन को कंसीडर कीजिए। यह C++ फंक्शन एक स्पेसिफाइड साइज के 2 फ्लोटिंग पॉइंट एरेज का एलिमेंट वाइज एडिशन परफॉर्म करता है और हर पोजीशन पर सीक्वेंशियली इटरेट करके रिजल्टिंग सम्स को एक थर्ड एरे में स्टोर करता है। इस कोड को देखते हुए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपाइलर इसे इमीडिएटली AVX2V8P इस इंस्ट्रक्शंस में वेक्टराइज कर देगा, लेकिन पॉइंटर सिग्नेचर्स को क्लोजली देखिए, A, B और C। क्या होता है अगर कॉलर ऐसे मेमोरी रीजन्स पास करता है जो ओवरलैप करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या होगा अगर C A+1 को पॉइंट करता है? अगर C A के साथ ओवरलैप करता है तो C में 0 की वैल्यू स्टोर करने से अगला स्केलर लूप इटरेशन A(1) को रीड करे उससे पहले ही A(1) मॉडिफाई हो जाता है। अगर कंपाइलर इसे 8 लेन SIMD चंक्स में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है तो ये कोई भी राइट परफॉर्म करने से पहले A की 8 वैल्यूज को एक रजिस्टर में रीड कर लेगा, जिससे स्केलर लूप की तुलना में बिल्कुल अलग न्यूमेरिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि कंपाइलर यह प्रूव नहीं कर सकता कि मेमोरी रीजन्स A, B और C ओवरलैप नहीं करते हैं, इसलिए उसके सामने एक दुविधा होती है। ऑप्शन A एक कॉम्प्लेक्स ब्लोटेड रनटाइम चेक जनरेट करे जो रनटाइम पर एड्रेस रेंजेस को चेक करे, जैसे कि अगर C+n लेस देन या इक्वल टू A है या A+n लेस देन या इक्वल टू C है और 2 अलग लूप बॉडीज में ब्रांच करे। ऑप्शन B वेक्टराइजेशन को पूरी तरह से छोड़ दे और स्केलर इंस्ट्रक्शंस जनरेट करे। अननोन मेमोरी अलाइनमेंट और स्ट्राइडेड डेटा एक्सेस। जैसा कि हमने पहले चैप्टर 2.3 के मेमोरी अलाइनमेंट में सीखा था, मॉडर्न SIMD यूनिट्स तब सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं जब वे रजिस्टर बाउंड्रीज से अलाइंड मेमोरी एड्रेसेस को रीड करती हैं, जैसे 32 बाइट्स AVX2 के लिए और 64 बाइट्स AVX512 के लिए। अगर आप किसी फंक्शन में रो फ्लोट पॉइंटर्स पास करते हैं तो कंपाइलर को कोई आइडिया नहीं होता कि स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस 32 बाइट अलाइंड है या कुछ बाइट्स आगे पीछे है। अलाइनमेंट इंफॉर्मेशन के बिना कंपाइलर को अनअलाइंड लोड इंस्ट्रक्शंस जैसे भी MOVUPAS जनरेट करने पड़ते हैं और पोटेंशियल कैशे लाइन स्प्लिट्स को हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा कोड बनाना पड़ता है। इसके अलावा डेटा लेआउट बहुत ज्यादा मैटर करता है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स यानी AOS रिप्रेजेंटेशन वर्सेस स्ट्रक्चर ऑफ एरेज यानी SOA पर विचार करें। यह कोड एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स लेआउट यूज करने के परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशंस को दिखाता है। यह एक टाइम स्टेप में सिर्फ उनके फर्स्ट कोऑर्डिनेट को अपडेट करने के लिए मल्टी डायमेंशनल पार्टिकल्स के कलेक्शन के थ्रू लूप करता है, जो इनएफिशिएंट नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी एक्सेस को दिखाता है, क्योंकि टारगेट वैल्यूज मेमोरी में दूसरे कोऑर्डिनेट डेटा से सेपरेटेड होती हैं। क्योंकि X कोऑर्डिनेट्स मेमोरी में 16 बाइट जंप्स यानी स्ट्राइडेड एक्सेस से सेपरेटेड होते हैं, इसलिए कंपाइलर एक सिंगल कॉन्टिगुअस वेक्टर लोड इश्यू नहीं कर सकता। इसे मेमोरी से नॉन कॉन्टिगुअस एलिमेंट्स को इकट्ठा करके वेक्टर लेंस में लाना पड़ता है, जिससे परफॉर्मेंस काफी खराब हो जाती है और अक्सर ऑटो वेक्टराइजेशन पासेज फेल हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंट्रोल फ्लो और नॉन यूनिट लूप बाउंड्स। कंपाइलर्स को यूनिफॉर्म प्रेडिक्टेबल लूप स्ट्रक्चर्स पसंद होते हैं। अगर आपके इनर लूप में कॉम्प्लेक्स कंडीशनल कंट्रोल फ्लो या वेरिएबल एग्जीक्यूशन पाथ्स हैं तो ऑटो वेक्टराइजेशन मुश्किल हो जाता है। यह फंक्शन कंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एक एरे पर इटरेट करता है। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो यह इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर रूट कंप्यूट करता है। अगर कोई वैल्यू 100 से ज्यादा हो जाती है तो यह तुरंत पूरे प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, अदरवाइज ये वैल्यू को डबल कर देता है। यह लॉजिक इलस्ट्रेट करता है कि कैसे ब्रांचिंग और अर्ली एग्जिट्स ऑटोमेटिक वेक्टराइजेशन जैसी कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को हिंडर कर सकते हैं। अर्ली एग्जिट्स, रिटर्न, ब्रेक, नॉन यूनिट स्टेप इंक्रीमेंट्स, I+= स्टेप और अनइनलाइंड एक्सटर्नल फंक्शंस को फंक्शन कॉल्स कंपाइलर के लूप कैनोनिकलाइजेशन स्टेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट नॉन एसोसिएटिविटी स्टैंडर्ड रियल नंबर अलजेब्रा में एडिशन एसोसिएटिव होता है। ओपन पैरेंथेसिस A+B क्लोज पैरेंथेसिस +C इक्वल्स A+ ओपन पैरेंथेसिस B+C क्लोज पैरेंथेसिस। हालांकि IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटर अरिथमेटिक में फाइनाइट प्रिसिजन बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस में होने वाले राउंड ऑफ एरर्स के कारण फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन एसोसिएटिव नहीं होता है।
मान लीजिए कि आप एक एरे में सम रिडक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। यह फंक्शन एरे के थ्रू इटरेट करके और हर एलिमेंट को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में रनिंग टोटल में ऐड करके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के सीक्वेंस का सम कैलकुलेट करता है। अगर कंपाइलर AVX2 का यूज करके इस रिडक्शन को 8 SI AMD लेंस में ऑटो वेक्टराइज करता है तो यह पैरेलल में 8 पार्शियल सम्स को कंप्यूट करेगा और एंड में उन्हें कंबाइन कर देगा। वेक्टर सम इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस d सब 0 प्लस d सब 8 प्लस d सब 16 प्लस एंड सो ऑन क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस d सब 1 प्लस d सब 9 प्लस d सब 17 प्लस एंड सो ऑन क्लोज पैरेंथेसिस प्लस एंड सो ऑन। क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट एडिशंस का ऑर्डर बदल जाता है इसलिए SIMD एग्जीक्यूशन द्वारा कंप्यूट की गई फाइनल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्केलर एग्जीक्यूशन से इसके लोएस्ट मेंटिसा बिट्स में थोड़ी अलग हो सकती है। C++IEEE 754 स्टैंडर्ड्स का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बाय डिफॉल्ट कंपाइलर को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को रीऑर्डर करने से रोकता है। जब तक आप कंपाइलर को स्ट्रिक्ट IEEE राउंडिंग कंस्ट्रेंट्स को रिलैक्स करने की एक्सप्रेसिटली परमिशन नहीं देते तब तक एक्यूमुलेशन लूप्स का ऑटो वेक्टराइजेशन ब्लॉक रहेगा। सेक्शन ब्रेक, गाइडिंग द कंपाइलर, कोड कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रैग्मास। अब जब हम जानते हैं कि कंपाइलर्स क्यों अटक जाते हैं तो आइए देखें कि एक्सप्रेसिट गारंटी कैसे दी जाए। हम इसे कोड कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करके करते हैं, जैसे एनोटेशंस, हिंट्स, कीवर्ड्स और प्रैग्मास जो कंपाइलर को बिल्कुल सही बताते हैं कि उसे क्या अजम्पशंस लेने की परमिशन है। यह डायग्राम लो लेवल प्रोग्रामिंग में वेक्टराइजेशन कॉन्ट्रैक्ट्स एस्टेब्लिश करने की 4 की स्ट्रेटेजीज को आउटलाइन करता है। यह इन मेथड्स को पॉइंटर ओवरलैप को प्रिवेंट करने के लिए एलियासिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, मेमोरी बाउंड्रीज को स्पेसिफाई करने के लिए अलाइनमेंट एनोटेशंस, लूप पैरेललाइजेशन को गाइड करने के लिए कंपाइलर प्रैग्मास और अग्रेसिव हार्डवेयर स्पेसिफिक कोड जनरेशन को इनेबल करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स में कैटेगराइज करता है। कॉन्ट्रैक्ट 1 डबल अंडरस्कोर रिस्ट्रिक्ट के साथ एलियासिंग को एलिमिनेट करना, कंपाइलर को यह प्रॉमिस करने के लिए कि मेमोरी पॉइंटर्स ओवरलैप नहीं करते हैं C99 रिस्ट्रिक्ट कीवर्ड का यूज करें। C++ में कंपाइलर्स ये फीचर वेंडर एक्सटेंशंस के जरिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे डबल अंडरस्कोर रिस्ट्रिक्ट GCC, क्लैंग, AMSVC या डबल अंडरस्कोर रिस्ट्रिक्ट डबल अंडरस्कोर। यह C++ फंक्शन 2 फ्लोटिंग पॉइंट एरेज का ऑप्टिमाइज्ड एलिमेंट वाइज एडिशन परफॉर्म करता है और रिजल्ट्स को एक थर्ड डेस्टिनेशन एरे में स्टोर करता है। यह पॉइंटर नॉन एलियासिंग क्वालिफायर्स का यूज करता है ताकि कंपाइलर को गारंटी दी जा सके कि मेमोरी लोकेशंस ओवरलैप नहीं होती हैं, जिससे कंपाइलर बिना किसी रन टाइम चेक्स को परफॉर्म किए वेक्टर प्रोसेसिंग के लिए लूप को सेफली ऑप्टिमाइज कर सके। A, B और C को डबल अंडरस्कोर रेस्ट्रिक्ट के रूप में मार्क करके आप कंपाइलर को गारंटी देते हैं किसी के जरिए लिखी गई मेमोरी कभी भी A या B की मेमोरी रेंजेस से रीड या राइट नहीं करेगी। कंपाइलर तुरंत रन टाइम ओवरलैप चेक को एलिमिनेट कर सकता है और क्लीन वेक्टर असेंबली एमिट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट 2 डेटा अलाइनमेंट हिंट्स डिक्लेयर करना, वेक्टराइजर को इन्फॉर्म करने के लिए कि पॉइंटर्स हार्डवेयर SI/AMD बाउंड्रीज पर अलाइन हैं। हमारे पास 2 कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स हैं, टाइप या वेरिएबल अलाइनमेंट एट्रीब्यूट्स और पॉइंटर असम्पशन हिंट्स। सबसे पहले स्टैंडर्ड C++17 एट्रीब्यूट्स का यूज करके मेमोरी एलोकेशन के समय अलाइनमेंट एनफोर्स करें, जैसा कि चैप्टर 2.3 में एक्सप्लोर किया गया है। यह C++ कोड स्निपेट मेमोरी में एक फ्लोटिंग पॉइंट पर बफर एलोकेट करता है, जिससे इसका स्टार्टिंग एड्रेस एक 32 बाइट बाउंड्री पर अलाइन हो जाता है ताकि एडवांस्ड वेक्टर एक्सटेंशन ऑपरेशंस के लिए डेटा लोडिंग को ऑप्टिमाइज किया जा सके। दूसरा, अपने फंक्शंस के अंदर कंपाइलर को बताएं कि इनकमिंग रॉ पॉइंटर्स अलाइन होने की गारंटी है। कंपाइलर स्पेसिफिक इंट्रिंसिक्स वर्सेस मॉडर्न C++20 स्टैंडर्ड हिंट्स। यह C++ को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है, कंपाइलर को यह बताकर कि इनपुट और आउटपुट मेमोरी बफर्स 32 बाइट बाउंड्रीज पर अलाइंड हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को कैसे ऑप्टिमाइजर किया जाए। यह अलाइनमेंट स्पेसिफाई करने के लिए लेगेसी कंपाइलर स्पेसिफिक इंट्रिंसिक्स को मॉडर्न C++20 स्टैंडर्ड लाइब्रेरी अप्रोच के साथ कंपेयर करता है और फिर एरेज पर एक एलिमेंट वाइजर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। स्टैंडर्ड अस्यूम अलाइंड 32 के साथ कंपाइलर जानता है कि वह बिना अलाइनमेंट चेक लॉजिक इंसर्ट किए अलाइंड वेक्टर मूव इंस्ट्रक्शंस VMOV APS एमिट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट 3 प्रैग्मास के साथ कंस्ट्रेंट्स को ओवरराइड करना। जब पॉइंटर डिक्लेरेशंस को रिफैक्टर करना प्रैक्टिकल न हो तो आप कंजर्वेटिव चेक को ओवरराइड करने के लिए अपने लूप के ठीक पर कंपाइलर प्रैग्मास का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए पोर्टेबल OpenMP SI/AMD प्रैग्मास प्रैग्मा OMP SI/AMD
अगर आप OpenMP सपोर्ट इनेबल करके कंपाइल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल -sample -f open MP या -f open MP SIA AMD वेक्टराइजेशन को फोर्स करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रैग्मा प्रोवाइड करता है। यह फंक्शन 2 फ्लोटिंग पॉइंट एरेज का एलिमेंट वाइज एज एडिशन परफॉर्म करता है। यह सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा वेक्टराइजेशन को इनेबल करने के लिए OpenMP कंपाइलर डायरेक्टिव्स को यूटिलाइजर करता है, जिससे यह इंश्योर होता है कि लूप पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। रिडक्शन लूप्स के लिए जैसे एरे एक्यूमुलेशन OpenMP नॉन एसोसिएटिव फ्लोट ऑपरेशंस को क्लीनली हैंडल करता है। यह C++ फंक्शन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एक एरे का सम कैलकुलेट करता है। यह SIMD वेक्टराइजेशन को इनेबल करने के लिए OpenMP कंपाइलर डायरेक्टिव्स का यूज करता है, जो फाइनल टोटल प्रोड्यूस करने से पहले एडिशन ऑपरेशंस को मल्टीपल वेक्टर एक्यूमुलेटर लेंस में डिस्ट्रीब्यूट करके लूप को ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्शन बी क्लैंग और GCC स्पेसिफिक लूप प्रैग्मास। क्लैंग और मॉडर्न GCC ग्रैनुलर लूप कंट्रोल प्रैग्मास ऑफरते हैं। ये C++ फंक्शन 2 फ्लोटिंग पॉइंट एरेज का एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करता है और रिजल्ट्स को एक थर्ड एरे में स्टोर करता है। यह कंपाइलर प्रैग्मास का यूज करके क्लैंग कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि वह वेक्टराइजेशन, इंटरलीविंग और प्रेडिकेशन इनेबल करके लूप को ऑप्टिमाइज करे। ऑप्शन सी MSVC वेक्टराइजर प्रैग्मास। विजुअल स्टूडियो के MSVC कंपाइलर के अंडर प्रैग्मा लूप IV डेप इग्नोर वेक्टर डिपेंडेंसीज का यूज करें। यह C++ फंक्शन 2 फ्लोटिंग पॉइंट एरेज का एलिमेंट वाइज एडिशन परफॉर्म करता है और रिजल्ट्स को एक थर्ड एरे में स्टोर करता है। यह कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए एक कंपाइलर डायरेक्टिव का यूज करता है कि वो वेक्टराइजेशन के जरिए लूप को ऑप्टिमाइज करे, ये अस्यूम करते हुए कि एरेज के बीच कोई पॉइंटर एलियासिंग ओवरलैप्स नहीं है। सेक्शन ब्रेक। कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स चैप्टर 11.5 से कनेक्ट करते हुए। जैसा कि चैप्टर 11.5 के CMake और कंपाइलर इंफ्रास्ट्रक्चर में डिस्कस किया गया है, प्रॉपर बिल्ड टारगेट फ्लैग्स सेट करना आपके कोडबेस में ऑटो वेक्टराइजेशन ऑप्टिमाइजेशन पासेज को इनेबल करने के लिए एसेंशियल है। यह टेबल वेरियस कंपाइलर फ्लैग्स के साथ साथ उनके पर्पस और इम्पैक्ट को आउटलाइन करती है। फर्स्ट, -O2 फ्लैग बेसलाइन लूप ऑप्टिमाइजेशंस को इनेबल करता है और मॉडर्न क्लैंग और GCC कंपाइलर्स में बेसिक वेक्टराइजेशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, -O3 फ्लैग अग्रेसिव ऑप्टिमाइजेशंस को इनेबल करता है, जिसमें फुल ऑटो वेक्टराइजेशन पासेज, लूप अनरोलिंग और ट्री वेक्टराइजेशन शामिल हैं। -March इक्वल्स नेटिव फ्लैग कंपाइलर को होस्ट मशीन पर मौजूद सभी IS एक्सटेंशंस जैसे कि AVX2, FMA और AVX512 का यूज करके इंस्ट्रक्शंस जनरेट करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। -F फास्ट मैथ फ्लैग IEE 754 रूल्स को रिलैक्स करता है, जिससे एसोसिएटिव फ्लोटिंग पॉइंट रीऑर्डरिंग, वेक्टर रिडक्शंस और रेसिप्रोकल एप्रोक्सीमेशंस इनेबल होते हैं, हालांकि इसे केयर के साथ यूज किया जाना चाहिए। फाइनली, -F नो ट्रैपिंग मैथ फ्लैग ये अस्यूम करता है कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस हार्डवेयर ट्रैप्स या एक्सेप्शंस जनरेट नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल डिवीजन बाय 0। वार्निंग F फास्ट मैथ का डेंजर। जबकि F फास्ट मैथ अग्रेसिव वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस को अनलॉक करता है, ये ग्लोबली NaN और इन्फिनिटी चेक्स को डिसेबल कर देता है और आपके एंटायर कंपाइलेशन यूनिट में मैथ रीऑर्डरिंग को अलाउ करता है। अगर आपका एप्लीकेशन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल प्रिसीजन या स्ट्रिक्ट IE एरर हैंडलिंग पर रिलाई करता है, तो ग्लोबल F फास्ट मैथ के बजाय टारगेटेड लूप प्रैग्मा OAMP SI AMD रिडक्शन को प्रेफर करें। सेक्शन ब्रेक। कंपाइलर डिसीजंस को ऑडिट करना वेक्टराइजेशन रिपोर्ट्स। सिर्फ इसलिए यह मानकर न चलें कि आपका लूप ऑटो वेक्टराइज्ड हो गया था क्योंकि आपने अपने CMake बिल्ड फाइल में O3 ऐड किया था। आपको कंपाइलर के डिसीजंस को ऑडिट करना ही होगा। मॉडर्न कंपाइलर्स में डिटेल डायग्नोस्टिक फ्लैग्स शामिल होते हैं, जो ये रिपोर्ट करते हैं कि कौन से लूप्स सक्सेसफुली वेक्टराइज्ड हुए और स्पेसिफिक लूप्स क्यों मिस हो गए। GCC के साथ ऑडिटिंग FOptinfoVec। GCC FOptinfoVec डायग्नोस्टिक फैमिली प्रोवाइड करता है। कमांड लाइन इंस्ट्रक्शंस का ये सेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि GNU कंपाइलर कलेक्शन और ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स का यूज करके C++ कोड को कैसे कंपाइल करें ताकि लूप वेक्टराइजेशन को एनालाइज किया जा सके। यह दिखाता है कि सक्सेसफुली वेक्टराइज्ड लूप्स को कैसे आउटपुट करें, मिस्ड वेक्टराइजेशन अपॉर्चुनिटीज को उनके रीजन्स के साथ कैसे आइडेंटिफाई करें और कंपाइलर द्वारा लिए गए सभी वेक्टराइजेशन डिसीजंस का एक डिटेल्ड एनालिसिस कैसे प्रिंट करें। एग्जाम्पल GCC आउटपुट।
यह कंपाइलर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट एक C++ सोर्स फाइल के अंदर लूप्स के वेक्टराइजेशन स्टेटस की डिटेल्स देती है। यह इंडिकेट करती है कि 32 बाइट वेक्टर रजिस्टर्स का यूज करके वन लूप सक्सेसफुली ऑप्टिमाइज हो गया था, जबकि एक सबसीक्वेंट लूप पोटेंशियल मेमोरी डिपेंडेंसीज और मेमोरी को ओवरराइट करने वाले स्टेटमेंट्स की वजह से वेक्टराइज होने में फेल हो गया। क्लैंग के साथ ऑडिटिंग आरपास इक्वल टू लूप वेक्टराइज क्लैंग आरपास डायग्नोस्टिक रिपोर्टिंग सिस्टम का यूज करता है। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि हाई ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स के साथ क्लैंग कंपाइलर का यूज करके C++ कोड को कैसे कंपाइल किया जाता है। यह स्पेसिफिकली हाईलाइट करता है कि कंपिलेशन प्रोसेस के दौरान सक्सेसफुल लूप वेक्टराइजेशन, मिस्ड वेक्टराइजेशन अटेम्प्ट्स और कॉस्ट मॉडल्स और मेमोरी चेक्स के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस को रिपोर्ट करने के लिए डायग्नोस्टिक फीडबैक को कैसे इनेबल करें। एग्जाम्पल क्लैंग आउटपुट। यह कंपाइलर डायग्नोस्टिक आउटपुट इंडिकेट करता है कि C++ फाइल में वन लूप 8 की वेक्टर विड्थ और 2 के इंटरलीव काउंट के साथ सक्सेसफुली वेक्टराइज्ड हो गया था, जबकि दूसरा लूप अनसेफ डिपेंडेंट मेमोरी ऑपरेशंस के कारण वेक्टराइज होने में फेल हो गया। MSVC के साथ ऑडिटिंग /QVEC रिपोर्ट विजुअल स्टूडियो MSVC कमांड लाइन के अंडर। यह कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन डिटेल में बताता है कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C+ कंपाइलर का यूज करके सोर्स फाइल को कैसे कंपाइल करना है, जिसमें लेवल 2 ऑप्टिमाइजेशन AVX2 वेक्टर इंस्ट्रक्शंस और वेक्टराइजेशन स्टेट्स पर एक रिपोर्ट को इनेबल किया गया है। /QVEC रिपोर्ट 1 सक्सेसफुली वेक्टराइज्ड लूप्स को रिपोर्ट करता है। /QVEC रिपोर्ट 2 वेक्टराइज्ड लूप्स और नॉन वेक्टराइज्ड लूप्स दोनों को कंपाइलर रीजन कोड्स के साथ रिपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए कोड 5001 का मतलब है वेक्टर डिपेंडेंस, कोड 5002 का मतलब है नॉन कॉन्टिगुअस डेटा। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप ऑप्टिमाइजेशन केस स्टडी। चलिए एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग केस स्टडी में सब कुछ एक साथ रखते हैं। हम एक अनऑप्टिमाइज्ड कर्नेल लेंगे, डायग्नोस करेंगे कि यह वेक्टराइज होने में क्यों फेल हो जाता है, एक्सप्लिसिट कोड कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करेंगे और जनरेटेड असेंबली को वेरीफाई करेंगे। चैप्टर 17.7 के असेंबली एनालिसिस टेक्निक्स को याद करते हुए। फेज 1 द नाइफ कोड। यहाँ एक सिंपल एलिमेंट वाइज कर्नेल है जिसे फ्लोट्स को स्केल करने और वैल्यूज को एक एरे में एक्यूमुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह फंक्शन एक बेसिक वेक्टर मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो 3 फ्लोटिंग पॉइंट एरेज के एलिमेंट्स के थ्रू इटरेट करता है ताकि वन एरे को स्केल करके उसे दूसरे में ऐड किया जा सके और आउटपुट को थर्ड डेस्टिनेशन एरे में स्टोर किया जा सके। चलिए इसे डायग्नोस्टिक ऑप्शंस का यूज करके क्लैंग के साथ कंपाइल करते हैं। यह कमांड क्लैंग कंपाइलर का यूज करके सोर्स फाइल को कंपाइल करता है, जिसमें लेवल 3 ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई किया गया है, AVX2 और फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस को इनेबल किया गया है। फेल हुए लूप वेक्टराइजेशन पर रिपोर्ट्स मांगी गई हैं और असेंबली कोड जनरेट किया गया है। कंपाइलर डायग्नोस्टिक आउटपुट। यह कंपाइलर वार्निंग एक्सप्लेन करती है कि एक लूप वेक्टराइज नहीं हो सका क्योंकि कंपाइलर पॉइंटर एलियासिंग के रिस्क के कारण मेमोरी में राइट करने की सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता है। अनवेक्टराइज्ड असेंबली आउटपुट को देखने पर हम स्केलर इंस्ट्रक्शंस को एक स्लो सीरियल लूप में रिपीट होते हुए देखते हैं। यह असेंबली रूटीन एक स्केलर लूप है जो सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट एरेज पर एक स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई एड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हर इटरेशन में यह फर्स्ट एरे से एक वैल्यू लोड करता है, इसे एक कांस्टेंट स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है, सेकंड एरे से करस्पोंडिंग वैल्यू को ऐड करता है, रिजल्ट को थर्ड डेस्टिनेशन एरे में स्टोर करता है और लूप काउंटर को तब तक इंक्रीमेंट करता है जब तक कि लिमिट रीच नहीं हो जाती। कंपाइलर ने स्केलर वी मूव एस, वी मल एस और वी एड एस इंस्ट्रक्शंस जनरेट किए। ये वेक्टर ऑपरेशंस का यूज करना पूरी तरह से भूल गया क्योंकि यह प्रूव नहीं कर सका कि पॉइंटर्स A, B और C इंडिपेंडेंट थे। सेक्शन ब्रेक फेज 2 अप्लाइंग कोड कॉन्ट्रैक्ट्स रेस्ट्रिक्ट प्लस एसटीडी अस्यूम अलाइंड। अब पॉइंटर नॉन एलियासिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रेस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश करके और 32 बाइट अलाइनमेंट हिंट्स एसटीडी अस्यूम अलाइंड प्रोवाइड करके फंक्शन सिग्नेचर को अपडेट करते हैं। यह C++ फंक्शन एक हाई परफॉर्मेंस वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म करता है जहां वन इनपुट एरे के एलिमेंट्स को एक स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अदर एरे में ऐड किया जाता है और रिजल्ट्स को डेस्टिनेशन एरे में स्टोर किया जाता है। यह मेमोरी अलाइनमेंट हिंट्स और पॉइंटर गारंटीज का यूज करता है ताकि वेक्टराइजेशन जैसे कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशंस को इनेबल किया जा सके। चलिए डायग्नोस्टिक्स इनेबल्ड के साथ फिर से कंपाइल करते हैं। यह कमांड क्लैंग कंपाइलर का यूज करके सोर्स फाइल को हाई लेवल ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स के साथ कंपाइल करता है।
जिससे एडवांस्ड वेक्टर एक्सटेंशंस और फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड इंस्ट्रक्शंस इनेबल हो जाते हैं। और साथ ही ये लूप वेक्टराइजेशन पर डायग्नोस्टिक फीडबैक की रिक्वेस्ट करते हुए असेंबली कोड आउटपुट जनरेट करता है। कंपाइलर डायग्नोस्टिक आउटपुट। यह कंपाइलर डायग्नोस्टिक आउटपुट कंफर्म करता है कि एक लूप सक्सेसफुली वेक्टराइज हो गया था, जो 8 की वेक्टराइजेशन विड्थ और 2 का इंटरलीविंग काउंट स्पेसिफाई करता है। फेज 3 असेंबली आउटपुट को इंस्पेक्ट करना। चलिए कंपाइलर द्वारा ऑप्टिमाइज्ड अंडरस्कोर कर्नल डॉट एस में जनरेट किए गए मेन इनर लूप को इंस्पेक्ट करते हैं। यह असेंबली कोड स्निपेट सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एरेज पर फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले एक वेक्टराइज्ड लूप को डेमोन्स्ट्रेट करता है। लूप को हर इटरेशन में 16 एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए अनरोल किया गया है। हर स्टेप में ये एक सोर्स एरे से 8 अलाइंड फ्लोट्स के 2 ब्लॉक्स को लोड करता है, एक सेकंड एरे और एक स्केल फैक्टर के साथ कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन और एडिशन परफॉर्म करता है। रिजल्ट्स को वापस एक डेस्टिनेशन एरे में राइट करता है और लूप इंडेक्स को इंक्रीमेंट करता है। देखिए कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली क्या अचीव कर लिया है। इंस्ट्रक्शन अपग्रेड। इसने स्केलर इंस्ट्रक्शंस वीमोवेसेस को 256 बिट वेक्टर इंस्ट्रक्शंस वीमोवेपीएस में अपग्रेड कर दिया। अलाइनमेंट यूटिलाइजेशन। इसने वीमोवेपीएस अनअलाइनड की जगह वीमोवेपीएस अलाइनड पैक्ड सिंगल का यूज किया, जिससे हमारे एसटी D::, अस्यूम अलाइनड लेस देन 32 टू ग्रेटर देन कॉन्ट्रैक्ट का पूरा फायदा मिला हार्डवेयर एफएमए में। फ्यूजन। इसने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को ऑटोमेटिकली एक सिंगल हार्डवेयर फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड इंस्ट्रक्शन VFM एट L213PS में कंबाइन कर दिया। लूप अनरोलिंग। इसने लूप बॉडी को फैक्टर ऑफ 2 से अनरोल कर दिया, जिससे इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए 2 YMM रजिस्टर्स YMM1 और YMM2 में पर लूप इटरेशन 16 फ्लोट्स यानी 64 बाइट्स प्रोसेस हो सकें। हमने अपने हैंड रिटन SIMD इंट्रिंसिक कोड की तरह ही बिल्कुल सेम हाई थ्रूपुट हार्डवेयर असेंबली अचीव कर ली है, लेकिन हमारा C++ सोर्स कोड बिल्कुल क्लीन, पोर्टेबल और रीडेबल बना हुआ है। सेक्शन ब्रेक। जब ऑटो वेक्टराइजेशन काफ़ी नहीं ही होता AOS वर्सेस SOA आर्किटेक्चर्स। हालांकि ऑटो वेक्टराइजर्स सिंपल प्रिमिटिव टाइप्स के कॉन्टिग्यूअस एरेज को प्रोसेस करने में बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन ऑप्टिमल एग्जीक्यूशन को रोक सकता है। एक 3D फिजिक्स एप्लीकेशन पर विचार करें जो पार्टिकल्स को एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स यानी AOS के रूप में स्टोर करती है। यह कोड स्निपेट एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स, वेलोसिटी कंपोनेंट्स और मास वाले एक फिजिकल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और यह दिखाता है कैसे से ये एट्रीब्यूट्स एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स लेआउट का यूज करके मेमोरी में सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अगर आप ऐसे लूप को ऑटो वेक्टराइज करने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स को अपडेट करता है, तो कंपाइलर को स्ट्राइडेड लोड्स परफॉर्म करने होंगे, क्योंकि x0 और x1 दूसरे फील्ड एट्रीब्यूट्स के 28 बाइट्स से सेपरेटेड होते हैं। CPU ऑटो वेक्टराइजेशन की पूरी परफॉर्मेंस का फायदा उठाने के लिए अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को स्ट्रक्चर ऑफ एरेज यानी SOA में रीफैक्टर करें। यह C++ कोड स्ट्रक्चर ऑफ एरेज लेआउट का यूज करके एक पार्टिकल सिस्टम को डिफाइन करता है। यह पोजीशन, वेलोसिटी और मास के लिए मेमोरी वेक्टर्स को 32 बाइट बाउंड्रीज पर अलाइन करता है। यह स्ट्रक्चर कैशे यूसेज को ऑप्टिमाइज करने और एफिशिएंट वेक्टर कैलकुलेशंस को इनेबल करने के लिए हर एट्रीब्यूट को मेमोरी के अपने खुद के कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक में स्टोर करता है। एक SOA लेआउट में सभी एक्सपोजिशंस कंटिन्यूअस मेमोरी में एक के बाद एक मौजूद होती हैं। कंपाइलर का ऑटो वेक्टराइजर एक सिंगल अलाइंड वीमोवेपीएस इंस्ट्रक्शन के साथ 8x वैल्यूज को एक वेक्टर रजिस्टर में लोड कर सकता है, जिससे मेमोरी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज हो जाता है। यह स्कीमेटिक 2 मेमोरी लेआउट अप्रोचेस को कंपेयर करता है और दिखाता है कि कैसे डेटा को स्ट्रक्चर ऑफ एरेज की तरह ऑर्गेनाइज करने से एक कॉन्टिग्यूअस अरेंजमेंट बनता है जो वेक्टराइजेशन के लिए हाईली एफिशिएंट होता है, जबकि एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स लेआउट से नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एक्सेस होता है, जिसे पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए ऑप्टिमाइज करना डिफिकल्ट होता है। सेक्शन ब्रेक। कंपाइलर फ्रेंडली वेक्टर कोड के लिए समरी रूल्स। ये इंश्योर करने के लिए कि आपका C++ कोड कंसिस्टेंटली ऑटो वेक्टराइजेशन ट्रिगर करे, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चेकलिस्ट को फॉलो करें। पॉइंटर एम्बिग्विटी एलिमिनेट करें। नॉन ओवरलैपिंग रॉ पॉइंटर्स को अंडरस्कोर रेस्ट्रिक्ट का यूज करके एनोटेट करें। अलाइनमेंट हिंट्स प्रोवाइड करें। मेमोरी को 32 बाइट बाउंड्रीज पर एलोकेट करें। अलाइन एस 32 और हॉट लूप्स के अंदर स्टैंडर्ड STD: अस्यूम अलाइन 32 PTR का यूज करके हिंट्स डिक्लेयर करें।
कॉन्टिग्यूअस डेटा लेआउट्स को प्रेफर करें। एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स AOAs के बजाय स्ट्रक्चर ऑफ एरेज SOA लेआउट्स का यूज करके हाई परफॉर्मेंस डेटा को स्ट्रक्चर करें। इनर लूप्स को सिंपलीफाई करें। लूप बॉडीज को अर्ली एग्जिट्स, ब्रेक रिटर्न, अनइनलाइंड फंक्शन कॉल्स या कॉम्प्लेक्स मल्टीपाथ ब्रांचिंग से फ्री रखें। वेक्टर बिल्ड ऑप्शंस को इनेबल करें। CMake में -O3 -march इक्वल टू नेटिव और टारगेट स्पेसिफिक SIMD इंस्ट्रक्शन फ्लैग्स का यूज करके प्रोडक्शन कर्नल्स को कंपाइल करें। कंपाइलर आउटपुट को ऑडिट करें। वेक्टराइजेशन रिग्रेशंस को जल्दी पकड़ने के लिए -fopt infowake ऑप्टिमाइज्ड GCC या -rpass इक्वल टू लूप वेक्टराइज क्लैंग का यूज करके रेगुलरली ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट्स को इंस्पेक्ट करें। सेक्शन ब्रेक समरी कंपैरिजन हैंड रोल्ड SIMD वर्सेस ऑटो वेक्टराइजेशन। ये टेबल imentrin.h हेडर का यूज करने वाले हैंड रोल्ड SIMD इंट्रिंसिक्स को प्रैग्मास और हिंट्स का यूज करने वाले कंपाइलर ऑटो वेक्टराइजेशन के साथ कंपेयर करती है। हार्डवेयर कंट्रोल के मामले में हैंड रोल्ड इंट्रिंसिक्स हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस पर एब्सोल्यूट डायरेक्ट कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, जबकि कंपाइलर ऑटो वेक्टराइजेशन कंपाइलर ह्यूरिस्टिक कॉस्ट मॉडल्स पर डिपेंड करता है। कोड पोर्टेबिलिटी के मामले में हैंड रोल्ड इंट्रिंसिक्स लो हैं, जो x86 AVX2 और AVX512 जैसे स्पेसिफिक आर्किटेक्चर्स के लिए लॉक्ड हैं, जबकि कंपाइलर ऑटो वेक्टराइजेशन एक्सट्रीमली हाई है, जो x86 ARM Neon और RISC-V पर भी कंपाइल हो जाता है। हैंड रोल्ड इंट्रिंसिक्स के लिए मेंटेनेंस एफर्ट हाई होता है, जिसमें वर्बोस सिंटैक्स और मैनुअल पॉइंटर मैथ की जरूरत होती है, लेकिन कंपाइलर ऑटो वेक्टराइजेशन के लिए ये लो होता है, जो क्लीन स्टैंडर्ड C++ लूप्स का यूज करता है। लूप टेल हैंडलिंग को हैंड रोल्ड इंट्रिंसिक्स के लिए रिमाइंडर स्केलर लूप्स के साथ मैनुअली इंप्लीमेंट करना पड़ता है, लेकिन कंपाइलर इसे ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। फाइनली हैंड रोल्ड इंट्रिंसिक्स का बेस्ट यूज BLAs और कस्टम इमेज या क्रिप्टोग्राफी कर्नल्स जैसे कोर कंप्यूट प्रिमिटिव्स के लिए होता है, जबकि कंपाइलर ऑटो वेक्टराइजेशन जनरल एप्लीकेशन लूप्स, डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस और डोमेन लॉजिक के लिए आइडियल है। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने एक्सप्लिसिट हैंड रिटन SIMD इंट्रिंसिक्स और कंपाइलर गाइडेड ऑटो वेक्टराइजेशन दोनों में महारत हासिल कर ली है, तो एक नेचुरल सवाल उठता है, अगर CPU वेक्टर यूनिट्स इतनी फास्ट हैं, तो हम अपनी वेक्टर रजिस्टर विड्स को 4096 बिट्स या 8192 बिट्स तक स्केल क्यों नहीं कर लेते और पूरे न्यूरल नेटवर्क्स या फिजिक्स इंजनों को सीधे CPU पर ही रन क्यों नहीं कर लेते? स्टैंडर्ड CPU SIMD आर्किटेक्चर सिर्फ 8 से 64 एलिमेंट्स को होल्ड करने वाले वेक्टर रजिस्टर्स पर ही क्यों पीक करते हैं, जबकि GPU एक साथ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स को प्रोसेस करते हैं? अगले सेक्शन में 18.6 द लिमिट्स ऑफ CPU वेक्टराइजेशन, वाई CPUs पीक 8882 to 64 एलिमेंट्स पैरेललिज्म। हम CPU वेक्टर एग्जीक्यूशन की फिजिकल, स्ट्रक्चरल और माइक्रो आर्किटेक्चरल बाउंड्रीज को एग्जामिन करेंगे, जो ट्रू मैसिवली पैरेलल GPU प्रोग्रामिंग में हमारे ट्रांजिशन के लिए स्टेज सेट करेगा।